अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। आज़रबाईजान एयरफोर्स के लिए JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की परचेज में मजीद बेहतर प्रॉस्पेक्ट सामने आ रहे हैं और आज़रबाईजान एयरफोर्स के कमांडर की जानिब से इस चीज़ का इशारा दिया गया है कि आज़रबाईजान की जानिब से नई टेक्नोलॉजीज़ और नए वेपन सिस्टम्स की परचेज की तैयारी की जा रही है। इन नए सिस्टम्स में एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं और इस हवाले से नेगोशिएशंस जारी हैं। ना ओवर द टाइम हमने आज़रबाईजान के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का प्रॉस्पेक्ट सबसे ज़्यादा नुमाया तौर पे देखा है, लेकिन इसके अलावा दीगर फाइटर जेट्स भी इस रेस में मौजूद हैं और JF-17 थंडर के साथ साथ मिकोयान का MiG-35 और सुखोई की SU-30 MKIs और लिनार्डो का M346 लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कंपटीशन में मौजूद है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस किस्म की रिक्वायरमेंट आज़रबाईजान को मौजूद हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में एक लाइट वेट फाइटर जेट मौजूद है JF-17 थंडर के ज़ुमरे में, एक सुपर लाइट वेट फाइटर जेट है M346 के ज़ुमरे में, जबकि MiG-35 और SU-35 इसके बरक्स एक हैवी क्लास में एयर सुपीरियर फाइटर जेट के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं, जिनका अपना बहुत ख़ास रोल मौजूद है। हमने पिछले एक साल में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के एक नंबर ऑफ डेलीगेशंस का आज़रबाईजान का विजिट करते हुए देखा है और ऑन पेपर भी JF-17 थंडर एक बहुत ही नुमाया कंपटीशन के तौर पे मौजूद होगा। एक ट्रू लाइट वेट मल्टी रोल ओमनी रोल फाइटर जेट जो कि अपने ब्लॉक 3 स्टेटस में एसा रेडार, PL-15 मिसाइल, हेड अप डिस्प्ले, इम्प्रूव्ड RD-93 MA इंजन, ये तमाम खूबियाँ जो है अपने पास रखेगा। आज़रबाईजान की एयरफोर्स के मुताबिक जल्द ही फाइटर जेट के हसूल के हवाले से इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाएगी, तो इसके हवाले से जल्द ही कुछ अपडेट्स सामने आएंगी। इसके साथ एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो कि मैं पहले मेंशन नहीं कर सका था, इस पर भी हम बात कर लेते हैं और वो ये है कि मलेशिया की फाइटर जेट एक्विजिशन में से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से JF-17 थंडर की ऑप्शन वापस ले ली गई है। मलेशिया के फाइटर जेट एक्विजिशन के लिए 6 बिड्स भेजी गई हैं और इन बिड्स में जो है MiG-35, लिनार्डो M346, हॉल तेजस, काय FA-50 गोल्डन ईगल, टर्किश एरोस्पेस का हरजेट, कैटेक का जो है L-15, ये 6 एसेट्स जो है मलेशिया के LCA प्रोग्राम के लिए बिड किए गए हैं। इस बिड में 2 अहम फाइटर जेट्स जो पहले ही कंटेंडर के तौर पे मौजूद थे, उनमें एक JF-17 थंडर जो कि ऑब्वियसली प्राइम कंटेंडर के तौर पे शुमार किया जा रहा था, वो अब इस बिड में मौजूद नहीं है और इसके बाद रशिया का याकोलेव याक-130 लिफ्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, वो भी इनिशियल स्टेजेस में मलेशिया की LCA प्रोग्राम में मौजूद था, लेकिन अब वो ऑप्शन भी जो है वापस ले ली गई है। JF-17 थंडर की इस बिड में पार्टिसिपेट ना करने में चंद वजूहात भी मौजूद हैं और उस पर हम बात कर लेते हैं। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी वजह शायद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की परचेज ही हो सकती है। इससे पहले या इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 2 की डिलीवरी के हवाले से डिस्कशंस की जा रही थी। ब्लॉक 2 के लिए शायद पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की फैसिलिटीज़ मलेशिया में सेटअप करने में शायद कोई हिचकिचाहट फील ना करे, लेकिन ब्लॉक 3 के केस में इन चीज़ों को स्पेशली किसी थर्ड पार्टी में सेटअप करना आई डोंट थिंक पाकिस्तान अभी इसके लिए तैयार है। दूसरा, इसमें फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महातिर मोहम्मद का टेन्योर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टेन्योर में पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि इस डील को फाइनलाइज किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका और आई फील कि उनके बाद इस डील में चंद मज़ीद चीज़ें, चंद मज़ीद मुश्किलात सामने आई हैं, तो ये फैक्टर भी अहम है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें तीसरा फैक्टर जो है, इस बिड में कन्फ्यूजन भी ज़रूर मौजूद है। इस LCA के प्रोग्राम में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में सुपर लाइट वेट और हैवी वेट फाइटर जेट्स मौजूद हैं। मैं समझ सकता हूं कि रशिया के पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने MiG-35 भेजा है, लेकिन LCA के प्रोग्राम में उन्होंने याकोलेव याक-130 को पहले भेजा हुआ था। अगर हम सपोज करें कि रशिया को बाकी लाइट वेट फाइटर जेट्स के या सुपर लाइट वेट फाइटर जेट्स के मुकाबले में उन्हें अपने याकोलेव याक-130 पे ट्रस्ट नहीं था, तो ये लाइट वेट तो पहले भी मौजूद था, तो इस बिड में कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद है, लेकिन आई स्टिल फील कि JF-17 थंडर और काय FA-50 गोल्डन ईगल जो हैं वो टॉप मोस्ट कंटेंडर जो हैं इस बिड के हवाले से रहे हैं। अब चूंकि JF-17 थंडर इस कॉम्पिटिशन में मौजूद नहीं है, तो कोरियन FA-50 गोल्डन ईगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकती है, लेकिन लेट्स सी कि क्या मलेशिया की जानिब से डिसाइड किया जाता है।
इस चीज़ को बताया जा रहा है कि SS-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्ज़र या चाइनीज़ PCL-181 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्ज़र पाकिस्तान आर्मी में शामिल कर लिया गया है। SS-15 एक 6x6 155 mm का न्यूक्लियर केपेबल स्टेट ऑफ द आर्ट हाउविट्ज़र जो 2018-19 बैक इन 2018-2019 में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ऑफिशियली परचेज किए जाने के हवाले से इंटरेस्ट शो किया गया था और गालबन इसी दौरानिए में इसी हाउविट्ज़र की डील को फाइनलाइज किया गया है। 155 mm का हाउविट्ज़र जो कि 45 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज में फायर करता है, जो कि फर्दर इंक्रीज की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू लेज़र गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स एंड रॉकेट असिस्टेड गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स। इनसे फर्दर इसकी रेंज इन्हांस की जा सकती है। ऑन अ साइड नोट मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन इस पर फिर बात करें तो नोरिनको ने एक नया 155 mm का एम्यूनेशन लॉन्च किया है। प्राइमरीली वो VT-4 टैंक्स या MBT 3000 या चाइना का जो टाइप 99A मेन बैटल टैंक है उनके लिए इस 155 mm का एम्यूनेशन लॉन्च किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी VT-4 टैंक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और बहुत लाइकली है कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ये परचेज़ किया जाएगा। सो आई वंडर कि ये SS-15 के 155 mm के कैनन से भी लॉन्च कर सकेंगे कि नहीं। बहरहाल इस SS-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्ज़र के हाईलाइटिंग फीचर्स पे वापस आएँ तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो कि इस SS-15 में मौजूद है वो एक तो ये एक मोबाइल हाउविट्ज़र है, इसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है, और दूसरा इसके डिप्लॉयमेंट टाइम जो है 3 मिनट से भी कम है, जो कि एक बहुत अहम इम्प्रेसिव फीट है। पाकिस्तान आर्मी के लिए ये प्रिसाइज टारगेट्स को 45 किलोमीटर के रेडियस में टारगेट करने के लिए बहुत अहम एसेट होगा। कंबाइंड विद द फैक्ट कि इसकी न्यूक्लियर डिटरेंस भी मौजूद है, इसकी मोबिलाइजेशन की एबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत अहम हैं और इन तमाम चीज़ों के साथ ही ये पाकिस्तान आर्मी के साथ शामिल होने वाला है या शामिल कर लिया गया है। आखिर में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास किया गया जिसमें टर्की को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने ML1 एक्शन प्रोग्राम में 27 में से 26 पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए हुए हैं और ML2 प्रोग्राम में 7 में से 4 पॉइंट्स से मुकम्मल कर लिए हैं। नॉन कंप्लायंस परसेंटेज में पाकिस्तान ऑलमोस्ट 12.5% नॉन कंप्लाइंट है। ऑडली इनफ जो है जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब के सब ममालिक पाकिस्तान से ज़्यादा नॉन कंप्लाइंट हैं। इंडिया को टेरर स्पॉन्सरिंग के मामले पे कोविड-19 की वजह से 2 बार एक्सटेंशन दी जा चुकी है, जबकि इन्हीं कोविड-19 के टाइम्स में टर्की को ग्रे लिस्ट किया जा चुका है। तो ओवर द टाइम ऐसा प्रूफ हो रहा है कि FATF सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली जब जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और USA जो है पाकिस्तान से ज़्यादा नॉन कंप्लाइंट हैं। इंडिया को वो कॉन्स्टेंट डिले दे रहे हैं। ये तमाम FATF की ग्रे लिस्ट का मामला टर्की के लिए स्पेशली तब से शुरू हुआ है जब से उन्होंने USA से दूर जाना शुरू किया है। ये तमाम FATF, इवन काटसा का प्रोग्राम, ये तमाम चीज़ें टर्की पे इम्प्लाई तभी से शुरू हुई हैं और टर्की खुद भी जो है इस वक्त ऑफेंसिव मोड में है और इतना कोऑपरेटिव USA के साथ नहीं है। सो वी हैव टू सी कि टर्की जो है इस एक्शन को कैसे डील करता है।